नमस्कार मित्रों, लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 12 का मैथमेटिक्स चैप्टर थर्ड मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में अवयव कहते हैं। आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे पूरा बेसिक कंसेप्ट, उसके टाइप, प्रयास करेंगे पूरा क्वेश्चन, जहां तक क्वेश्चन बन सके तो मैं क्वेश्चन को भी लेकर सॉल्व करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये क्लास 12 का मैथमेटिक्स है, चैप्टर थर्ड है और इसका नाम है मैट्रिक्स अवयव। अवयव का यहाँ पे दो स्पेलिंग है, मैट्रिक्स और यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा हुआ है। तो ये कभी ये लिखा जाता है, कभी ये। तो ये सिंगुलर है, ये प्लुरल है, उसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि दो तरह का है। तो ये आपका प्लुरल, ये सिंगुलर। इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स बेसिकली किस उद्देश्य को रख करके, ध्यान में रख करके इसको बनाया गया था। कुछ सब्जेक्ट हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम ले लेते हैं यहाँ पे मैथ है, यहाँ पे फिजिक्स है और यहाँ पे केमिस्ट्री है। इसमें मान लीजिए पहली ही बार एग्जाम हुआ तो उसमें 56 नंबर आया, इसमें आया आपका एग्जाम हुआ तो 84 नंबर आया, इसमें एग्जाम हुआ तो मान लीजिए 67 नंबर आया। दूसरा बार एग्जाम हुआ तो इसमें मानकर चलिए कि 39 नंबर आया, इसमें 91 नंबर आया, इसमें मानकर चलिए आपका 55 नंबर आया। कुछ ऐसे डेटा जो है हमारे पास दिए हुए हैं। मैट्रिक्स को लाने का मेन पर्पज था कि इस तरह के जो डेटा रिकॉर्डेड होते हैं, जो बच्चे का एग्जाम होता है वो हर सब्जेक्ट में, बाकी और भी सब्जेक्ट होते हैं, तो कुछ उनके डेटा होते हैं, हम उनको जो है एक जो है टेबल में लिखते हैं। तो इस तरह से नंबर पड़ा हुआ है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है। तो इस उद्देश्य को रखते हुए इस जो डेटा है, जो नंबर लाया गया है एग्जाम में बच्चों के द्वारा, इसको हम लोग एक आयताकार सारणी में लिखते हैं। ये 56 हो गया, ये 84 हो गया, ये 67 हो गया, ये 39 हो गया, 91 हो गया, ये 55 हो गया। हम लोग इस तरह से जो है इस नंबर को, ये जो है बच्चों द्वारा लाए गए अंक है, इसको हम लोग टेबल में लिखते हैं। तो टेबल में लिखने के बाद जो नंबर का टेबल में लिखने के बाद जो नंबर का पैटर्न बनता है, इसी नंबर को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। बाकी और भी नंबर हो सकते हैं, ये तो मैंने छोटा सा एक नंबर लिया, जो भी बच्चों के द्वारा एग्जाम में लाए गए कुछ सब्जेक्ट मैंने ले लिया और उसको मैंने टेबल में लिख दिया। इसको लिख करके मैंने ये नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसी को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब मैट्रिक्स का डिफिनीशन हम समझेंगे, पहले इस पर और थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 56, 84, 67, 39, 91, 55। देखिए, आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, कोई से फर्क पड़ने वाला नहीं है कि आपने ये इस तरह के आपने ब्रैकेट लगा दिया तो सही होगा, ऐसे ब्रैकेट लगा दिया तो गलत हुआ। इससे कोई ज़्यादा इशू नहीं होने वाला है। बस इस नंबर को, जो अंक लाया गया है, इसको एक अच्छे तरीके से दिखने के लिए, रिप्रेजेंट होने के लिए हम लोग इस तरह के टेबल में लिख लेते हैं। तो ये जो है मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स जो है किसी भी नंबर का, किसी भी नंबर को अगर हम जो है क्या करते हैं, आयताकार सारणी में, या कोई फंक्शन हो, मान लीजिए कि ये तो नंबर है, कोई फंक्शन हो, मान लीजिए कि साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, इसको भी हम लोग एक सारणी में लिख सकते हैं। तो ये भी एक मैट्रिक्स हो गया। इसको हम लोग चाहें तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आयताकार सारणी में लिख सकते हैं। तो ये आयताकार सारणी हुआ, ये मैट्रिक्स हुआ, ये भी मैट्रिक्स हुआ। तो मैट्रिक्स बेसिकली जो है किसी भी नंबर या फलन का एक आयताकार सारणी के रूप में सजावट ही, अरेंज करना ही क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। इसको हम लोग जब भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे, आपके एनसीईआरटी बुक में बड़े ब्रैकेट का ही प्रयोग किया गया है, ये वाला ब्रैकेट आपको नहीं मिलेंगे। तो हम लोग सबसे ज़्यादा यही इस्तेमाल करेंगे और आपके जितने भी क्वेश्चन हैं सब इस बड़े ब्रैकेट के द्वारा इस्तेमाल किए गए। मैट्रिक्स को जहाँ तक लिखने का बात है तो इसको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से ही सूचित करते हैं, है ना। आप इसको बड़े लेटर में
शो करेंगे। अगर इसको आप दर्शाना चाहते हैं तो कोई बड़ा नंबर लेकर के दर्शा सकते हैं। तो मैट्रिक्स को जब भी दर्शाएंगे बड़े लेटर में ही दर्शाएंगे, है ना, छोटा लेटर नहीं दर्शा सकते हैं, ठीक है ना। मैट्रिक्स को जब भी हम लोग को किसी नंबर को आयताकार सारणी में दिखाना है तो उसको बड़े लेटर से दिखाना है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम इसके पूरा परिभाषा को समझेंगे, उसके बाद से ना आगे इसके टाइप को समझेंगे। तो दोस्तों अभी आपने मैट्रिक्स का कंसेप्ट समझा, अब आप मैट्रिक्स का परिभाषा समझेंगे। परिभाषा मैं समझा देता हूँ। अवयव की परिभाषा, ये अवयव बेसिकली वास्तविक या सम्मिश्र संख्याओं या फलनों का क्षैतिज या उदग्र रेखाओं में एक आयताकार क्रम विन्यास मैट्रिक्स कहलाता है, अवयव कहलाता है। वास्तविक संख्या समझ में करते हैं, जितने भी हम नंबर यूज करते हैं वास्तविक संख्या होता है। सम्मिश्र संख्या का मतलब है जैसे हम लोग इसके साथ आयोटा लगा लेते हैं, जैसे यहाँ पे 5 + 4 आयोटा, ये आपका सम्मिश्र संख्या हो गया। ये आपका मान लीजिए कि हम लिखते हैं यहाँ पे sin x + आयोटा cos x, इस तरह लिखते हैं, तो ये सम्मिश्र संख्या हो गया। किसी भी नंबर को हम लोग आयताकार सारणी में अगर हम लिखते हैं, चाहे वो वास्तविक हो या सम्मिश्र हो, हम उसको आयताकार में लिखते हैं तो वो मैट्रिक्स होता है, अवयव होता है। जैसे में आप देखेंगे इन्होंने लिखा है क्षैतिज या उदग्र, तो जैसे में हम देख लेते हैं, जैसे में 2 3 2 4 5 7 ये हो गया, ये आयताकार सारणी में लिख लिए, ये मैट्रिक्स हो गया। जैसे एक बी ले लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं साइन कॉस, है ना, माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो ये भी आपका एक मैट्रिक्स हो गया, ये फलनों का है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैट्रिक्स को कभी भी बड़े लेटर से ही सूचित करेंगे, आप यहाँ पे छोटा नहीं लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, जब भी लिखेंगे बड़े लेटर में ही लिखेंगे। यहाँ पे कुछ और नंबर ले लेते हैं, ये क्षैतिज में है, ये क्षैतिज है, ये उदग्र है, ये क्षैतिज है, ये उदग्र है। अब ये हम इसको फाइनल इस तरह दिखाते हैं, ये आपका उदग्र हो गया। इसी को हम मान लीजिए कि अब इसी को हम ऐसे लिख लेते हैं, d = 3 7 8। कुल मिलाकर के ये उदग्र हो गया, ये क्षैतिज हो गया। किसी भी नंबर या फलनों को, है ना, हम लोग क्या करते हैं, एक आयताकार सारणी में लिखते हैं, तो इस तरह की सजावट को हम लोग पढ़ते हैं मैट्रिक्स। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे इसका कोटि एग्जाम में जरूर 1-2 नंबर का क्वेश्चन मिल जाते हैं देखने को, तो आप कोटि देखिए। इसके बाद से मान लीजिए यहाँ पे हम कोटि निकालेंगे, अब मैट्रिक्स की कोटि है ना। जैसे क्वेश्चन देखिए, इस पर क्वेश्चन देखकर ही करेंगे। जैसे a बराबर हम लिख लेते हैं 3 9 -7, यहाँ लिखते हैं 4। अब इसकी कोटि बताना हो, कोटि का मतलब है कि इसमें रो कितना है, तो इसको रो R1 बोलेंगे, इसको R2 बोलेंगे। तो रो पहले लिखते हैं, 2 रो है, कॉलम कितना है, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, तो 2 भी है, तो इसकी कोटि कितना हो गया। सिर्फ कोटि पूछेगा तो कोटि पहले रो को लिखते हैं तब कलम को लिखते हैं, मैंने पहले क्षैतिज का तब ऊर्ध्वाधर का, तो 2 × 2, इसकी कोटि कितना हो गया, 2 × 2 हो गया। तो इस तरह से कोटि आप निकालने हैं, ऐसा नहीं 2 × 2 4 करके लिख देंगे, ऐसा नहीं, आपको कोटि सिर्फ रिप्रेजेंट कर देना है कितने ऑर्डर का। कुछ और क्वेश्चन देख लीजिए, कोटि 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। कोटि एक मैट्रिक्स दे देता है, आप बोलेगा इसकी कोटि बताइए, तो बहुत सिंपल है। इसका कोटि आप देखेंगे तो इसमें 2 रो है, R1 है, R2 है और एक कलम है, तो पहले रो को लिखते हैं फिर बाद में कलम को लिखते हैं, तो इसकी कोटि कितना हो जाएगा, कोटि हो जाएगा 2 × 3। तो बहुत सिंपल है कोटि निकालना, बस आपको पहले रो को लिख लेना है, उसके बाद कलम को लिख लेना है। अब हम आपको कुछ और जानकारी देते हैं, इस पर देखिए, ये तो एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, तो आप इसका जो है कोटि निकाल सकते हैं। अब आप समझेंगे कि कोई संख्या दिया हो, जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया 8, है ना, 8 की संभव कोटियां बताएं, तो 8 की संभव कोटि
8 को जितनी तरीके से आप फैक्टराइज में रूप में लिख सकते हैं वही उसकी कोटि होता है। जैसे 8 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 4 लिख सकते हैं, फिर आप 4 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, फिर आप और क्या लिखेंगे, हाँ 1 गुणे 8 लिख सकते हैं, 8 गुणे 1 लिख सकते हैं, और कोई संभव और कुछ नहीं संभव हो सकते हैं, ठीक ना। तो इसकी कोटि कितना हुआ, 1 2 3 4, इसकी संभव कोटियाँ कितना हो जाएगा 4। जैसे और क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ से क्वेश्चन कर दिए 24 का, 24 की कोटि बताना हो तो 24 को 3 गुणे 8 लिख सकते हैं, 8 गुणे 3 लिख सकते हैं, 6 गुणे 4 लिख सकते हैं, 4 गुणे 6 लिख सकते हैं, और बताइए 12 गुणे 2 लिख सकते हैं, 2 गुणे 12 लिख सकते हैं। अब क्या लिखेंगे, और कुछ लिखने का और कुछ मुझे मेरे ख्याल से लगता नहीं है। 12 दूनी 24, 6 चौके 24, 8 तिरिका 24, हाँ और लिख सकते हैं 1 गुणे 24, 24 गुणे 1, ये इसकी संभव कोटि हो गया। तो इस तरह से किसी भी संख्या अगर दिया हो तो इसकी संभव कोटि, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में एकदम आया हुआ है, जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सब आया हुआ है। आशा करते हैं कि मैट्रिक्स का ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। फिर आप अभी आपने मैट्रिक्स की कोटि समझा है, अब आपको हम कुछ मैट्रिक्स के प्रकार बताते हैं। पहला प्रकार है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह का मतलब होता है जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान हो। आप देखेंगे इसमें रो भी 2 है, इसमें अभी कोटि हमने बोला है, इसमें रो भी 2 है, कॉलम भी 2 है, तो इसको वर्ग आव्यूह बोलते हैं। चलिए क्षैतिज आव्यूह देखेंगे, तो क्षैतिज आव्यूह का मतलब होता है जिसमें कॉलम की संख्या ज़्यादा हो, रो की संख्या कम हो। इसमें रो की संख्या देखिए, इसमें रो की संख्या 2 है, कॉलम की संख्या 3 है ना। तो जिस मैट्रिक्स में रो की संख्या कम होगा, कॉलम की संख्या ज़्यादा होगा, तो इसको क्षैतिज आव्यूह बोलेंगे। अगर हम सवाल करते हैं उदग्र आव्यूह का, तो इसमें जो है उदग्र आव्यूह का इसी का ले लेते हैं आपका 3 4 6, और यहाँ ले लेते हैं 8 9 7। इसमें आप देखेंगे तो इसमें रो की संख्या ज़्यादा है, रो इसमें 3 है, कॉलम की संख्या कम है। तो जिस मैट्रिक्स में रो की संख्या, कहने का मतलब है कि पंक्ति की संख्या अधिक है, कॉलम की संख्या कम है, तो इसको उदग्र आव्यूह बोलेंगे। जिसमें रो की संख्या कम हो और पंक्ति की संख्या अधिक हो तो इसको क्षैतिज आव्यूह बोलते हैं। सिंपल है, जिसमें आर ज़्यादा होगा कॉलम कम होगा, सॉरी आर कम होगा और कॉलम ज़्यादा होगा उसको क्षैतिज बोलेंगे। जिसमें कॉलम कम है और आर ज़्यादा होगा, है ना, तो इसको हम लोग उदग्र बोलते हैं। अब आप समझे गए हैं पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक ही पंक्ति हो, जिसमें सिर्फ एक ही पंक्ति, इसमें एक रो है, पंक्ति का मतलब एक रो, कॉलम कितना है 3, तो इसको हम लोग पंक्ति आव्यूह बोलते हैं। एकदम ध्यान से इसको याद कर लेना, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पंक्ति आव्यूह का मतलब जिसमें एक ही रो हो उसको हम लोग पंक्ति आव्यूह बोलते हैं। स्तंभ आव्यूह का मतलब होता है कि जिसमें एक ही स्तंभ हो, जैसे यही ले लेते हैं 5 7 4। देखिए इसमें अगर देखेंगे तो रो की संख्या 3 गो हो गया, कॉलम की संख्या 1 ही ठो हो गया। तो जिसमें कॉलम की संख्या, स्तंभ की संख्या 1 ही ठो, 1 हो, है ना, जिसमें कॉलम की संख्या 1 हो उसको हम लोग बोलेंगे स्तंभ आव्यूह। जिसमें कॉलम की संख्या, रो की संख्या 1 हो उसमें पंक्ति आव्यूह बोलते हैं। इसके बाद शून्य सदिश है, सॉरी शून्य आव्यूह है। तो शून्य आव्यूह का मतलब है, देखिए शून्य आव्यूह का मतलब है जिसमें पूरे अवयव शून्य हो, है ना। कुछ ले लेते हैं, जैसे f नाम देते हैं। शून्य का मतलब है कि जिसके सारे अवयव क्या हो, शून्य हो, जिसके सारे उसमें के जितने भी नंबर है शून्य हो, उसको हम लोग बोल रहे हैं शून्य आव्यूह। अब चलेंगे विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह का मतलब है कि जिसमें विकर्ण को छोड़ करके बाकी सारे नंबर शून्य हो। विकर्ण को छोड़ करके एक और ले लेते हैं, इस पर h ले लेते हैं। इसका ऑर्डर 2x2 होगा, रो 2 है, कॉलम 2 है। तो आप देखेंगे ये विकर्ण जो है, इसमें विकर्ण देखिए विकर्ण को छोड़कर बाकी 0 है। जैसे यहाँ ले लेते हैं 3x3 ऑर्डर का, आप देखिए विकर्ण को छोड़ करके यहाँ पे विकर्ण को छोड़कर बाकी 0 है। इसका ऑर्डर 3x3 है, मैंने कोटि इसका 3x3 का है। इसमें 1 2 3, रो इसमें 3 है, कॉलम भी देखिए 1 2 3, तो कॉलम भी इसमें 3 है, तो इसकी कोटि 3 हो गया, मतलब ये वर्ग आव्यूह।
विकर्ण अवयव उसी को बोलते हैं कि जो पहले वर्ग अवयव हो, वर्ग अवयव होगा तभी जा करके होगा वो विकर्ण अवयव। अगर वर्ग अवयव न हो तो विकर्ण अवयव नहीं होगा। विकर्ण अवयव का मतलब है विकर्ण को छोड़कर बाकी सब शून्य हो तो उसको विकर्ण अवयव बोलते हैं। समझा गया? कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होना चाहिए। अच्छा, कभी ऐसे भी हो सकते हैं कि इस तरह के सवाल दिया हो। एक और क्वेश्चन हम आपको देख देते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन दिया हो, ऐसे दिया हो, तो इसमें देखेंगे रो 2 है कॉलम 3 है, तो ये पहले तो ये वर्ग अवयव नहीं है, क्योंकि वर्ग अवयव का मतलब जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान होता है। इसमें रो 2 है कॉलम 3 है, तो ये तो विकर्ण अवयव नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पहले नंबर वर्ग अवयव नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसीलिए ये विकर्ण अवयव नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि विकर्ण इसमें देखिए ये वाला है, ये कौन विकर्ण है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। इस तरह के क्वेश्चन विकर्ण अवयव नहीं हो सकते हैं। अब इसके बाद अदिश अवयव। अदिश अवयव का मतलब है, अभी अपने मैट्रिक्स के एक टाइप समझा, उसमें अदिश अवयव को मैंने जिक्र नहीं किया था, समय नहीं मिल पाया था। तो अदिश अवयव का मतलब होता है जिसके विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव माने विकर्ण समान हो, ऐसे बोलेंगे, जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं 2 ले लेता हूँ, 0 0 है ना, यहाँ 0 यहाँ 2 ले लेते हैं। इसके विकर्ण के सभी अवयव क्या है? समान है ना। जिस मैट्रिक्स के विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? समान हो, उसको हम लोग बोलते हैं। अच्छा, यहाँ मजे की बात यह है कि विकर्ण के सभी अवयव समान हो तो उसको अदिश अवयव बोलते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान देने की जरूरत है, विकर्ण को छोड़कर बाकी शून्य भी हो, विकर्ण को छोड़कर के बाकी सब शून्य हो, और विकर्ण को छोड़कर के सब शून्य हो। अब विकर्ण का सभी अवयव क्या हो? समान हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं अदिश अवयव। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। एक लास्ट है इकाई या तो समक अवयव। ये बहुत एग्जाम में कई बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो ये इकाई या तो समक अवयव का मतलब है जिसके विकर्ण कितने हो? 1 हो। ठीक, तो इसके विकर्ण कितने हो? 1 हो। इसके विकर्ण हमेशा 1 होते हैं, तो इसको हम लोग, इसका ऑर्डर 2x2 हो जाएगा, इसका ऑर्डर आप देखेंगे तो 3x3 हो जाएगा, इसका ऑर्डर 2x2 हो जाएगा। इसको ये 3x3 ऑर्डर का देख लीजिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसके विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? 1 हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं तत्समक अवयव। इसको एग्जाम में कंफ्यूज होने के लिए कभी कभी I2 लिखता है। I2 का मतलब है 2x2 ऑर्डर का, कभी कभी I3 लिखता है, तो I3 का मतलब है 3x3 ऑर्डर का। अब एग्जाम में क्वेश्चन मान लीजिए इस तरह दे दिया, ऐसे a² + 5a प्लस I2 का स्क्वायर बराबर 0, इसको सिद्ध करिए। जहाँ a बराबर मान लीजिए दे दिया है इस तरह से, तो आप समझेंगे कि a का तो मान दिया, a² निकाल लेंगे, a रख देंगे। I2 का मतलब क्या होगा? I2 का मतलब है 2x2 ऑर्डर का तत्समक अवयव, मतलब I2 का मतलब ये हो गया 1 0 0, ये 2x2 ऑर्डर का हो गया। तो I2 का मान ये भर देंगे और यहाँ पे हटा देते स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पे स्क्वायर भी रह सकता है, उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो आप यहाँ पे भर करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से I2 I3 ये सब समझ में आ गया हो। तत्समक अदिश जितने भी मैट्रिक्स के प्रकार थे मैंने सबको बताया, और आशा करते हैं कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। फिर भी किसी तरह का अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। फिर आगे हम वीडियो लेकर के आएंगे। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर के आते रहता हूँ। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत